हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के मुख्य घटक हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं क्योंकि हमारे शरीर की शारीरिक संरचना तथा हमारे जो शरीर के क्षतिग्रस्त भाग हैं उनके रखरखाव में एवं हमारे शरीर को जो जैव प्रक्रम होते हैं उनके लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो जाते हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या सजीव हैं उनके लिए आवश्यक हैं ये। तो हम इन्हें भोजन के माध्यम से जो है ग्रहण करते हैं। भोजन के माध्यम से हमारे शरीर। तो पोषण क्या होता है फ्रेंड्स? भोजन ग्रहण करना और फिर जो विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम हैं उनके लिए इसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला आपका स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक पोषण भी इसको आप बोल सकते हैं। स्वपोषी पोषण मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हो, स्वपोषण कहलाता है। जैसे कि आपके हरे पादप हो गए, और हरे पादप तथा शैवाल हो गए, कुछ शैवाल ये जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तथा कुछ जो जंतु जो होते हैं और अधिकतर अन्य जीव जो हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी है। यानी कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अन्य पादपों पर, उसको हम विषमपोषी कहते हैं। देखिए पौधों में किस प्रकार से भोजन बनता है इसको देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी पादपों में किस प्रकार से भोजन बनता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां जो हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं, यानी कि जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों में ही होता है। तो जो जितना भी रॉ मटेरियल है वो पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का उपयोग करते हुए और तथा जो आपका सनलाइट होता है एवं जल होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं, इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये पत्तियों तक पहुंचना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल जो आवश्यक है वो है आपका CO2 प्लस आपका जल यानी वाटर और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो ये जो पौधे हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखिए जो सनलाइट है वो सूर्य से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, सूर्य से ऑब्टेन की जाती है, तथा जो जल है वो मृदा में उपस्थित जल खनिज जो हैं वो जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और फिर तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो देखिए जो हमारी पत्तियाँ होती हैं पेड़ की, उन पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिनको रंध्र कहते हैं। उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पत्तियों तक पहुंचती है। रंध्र जो होते हैं वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। तो रंध्र जो है वो द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। अब जो पोषक हैं उनको पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो और अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल की, तो देखिए पत्तियों में एक हरा ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि मैंने बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करते हुए सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में
पौधे भोजन जो तैयार करते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल, अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है, चाहे वो जंतु क्यों ना हो या मनुष्य क्यों ना हो। इसके अलावा सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण के महत्व की हम बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्लोरोफिल युक्त पत्तियां होती हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की जो है शुगर है। इस प्रक्रम को हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, यानी कि CO2 प्लस जल, CO2 प्लस H2O भी लिख सकते हैं आप। और ये जो अभिक्रिया होती है आपकी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, तथा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन एवं कुछ ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अंततः मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिए, जो ये स्टार्च है ये तो पौधों को प्राप्त हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, लेकिन जो अन्य पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन होता है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो लगभग जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं, तथा जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थों से बना होता है। तो नाइट्रोजन का संश्लेषण कहाँ से होता है उसके बारे में देखते हैं। तो पादपों में जो ये नाइट्रोजन होता है, जो एयर है आपकी यानी वायु है, तो वायु में जो नाइट्रोजन होता है वो कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि उसको उपयोगी नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, तथा मृदा में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया, तथा मृदा से जड़ के द्वारा जो है नाइट्रोजन पौधे अवशोषित कर लेते हैं। तो जो मृदा में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो कि गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित करके मृदा में रिलीज कर देते हैं, मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। ये विलय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, या फिर किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। जैसे कि आप यूरिया देखते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रचुरता पाई जाती है, नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। इस प्रकार से जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। अब देखिए, पादपों में हम अन्य पोषण विधियां, यानी पादपों में पोषण की कुछ अन्य विधियां क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा क्योंकि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि वे कैसे जीवित रहते हैं तथा किस प्रकार से वो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य या अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। ये वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, और ये पादप जो होते हैं ये अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। इन पादपों को हम परजीवी कहते हैं, तथा जिस पादप पर ये रहते हैं उसको परपोषी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमरवेल आपने देखी होगी कि पेड़ों पर जो है वो एक बेल के रूप में पड़ी रहती है, तो ये अपना भोजन जो है वो अन्य पादप से प्राप्त करती है, यानी परपोषी से, होस्ट से प्राप्त करती है। परपोषी पादप पर अमरवेल का आप ये डायग्राम देख सकते हैं। वहीं हम अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो देखिए, कीटभक्षी पादपों की बात करते हैं हम। पिचर प्लांट, देखिए कीटभक्षी पादप मतलब कुछ जो आपके पादप होते हैं वो जंतुओं का, कीटों का भक्षण करते हैं।
कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। देखिए डायग्राम अगर 1.6 में हम देखने की कोशिश करें तो इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। तो इसकी पत्तियां जो है वो घड़े के समान संरचना में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम पाए जाते हैं और नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये उसके रोमों के बीज फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडियो कीटभक्षी पादपों के 2 अन्य उदाहरण हैं। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये पत्ती है ये एक प्रकार से ढक्कन ये ढक्कन बना देती है, और ये पत्ती का जो घड़े जैसा भाग है, जब कीट इसमें घुसता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और इस प्रकार से डाइजेशन हो जाता है आपका कीट का पाचक रस के द्वारा, और इस प्रकार से कीटभक्षी पादप अपना भोजन जो है प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इनकी ये रूपांतरित भाग ये पत्ती है एक प्रकार से, जो कि घड़े के समान संरचना में रूपांतरित हो जाती है। घटपर्णी पादप भी कहते हैं इसको, या पिचर प्लांट भी कहते हैं। देखिए एक पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव जो है वो किसी मृत अथवा विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई जो हैं वो आचार, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कवक जो होते हैं जिनको हम फंजाई कहते हैं, वो आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं, और ये कवक जो होते हैं वो अन्य जीवों से अपना भोजन एक प्रकार से प्राप्त करते हैं। या फिर आपके जो छत्रक होते हैं वो भी अन्य जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब देखिए कुछ जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। तो कुछ मतलब ऐसे भी पादप होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के सहायता करते हैं, इसको हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में कवक रहते हैं, और ये कवक को जो है पोषक तत्व प्रदान करते हैं तथा बदले में कवक जो है इनकी जल के अवशोषण में एवं पोषकों के अवशोषण में हेल्प करते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक जो है वो शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल एवं पोषक तत्व से उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य यानी भोजन जो है वो कवक को दे देता है। तो ये सहजीवी संबंध के उदाहरण हो गए। अब देखिए मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन में गमलों में खाद्य तथा उर्वरक डालते, मतलब क्यों डालते हैं वे? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पादप जो है मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में हम उर्वरक डालते हैं, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह डालते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान ना हो, नॉलेज ना हो, तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। ज्ञान हो तो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए, देखिए अब पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है।
फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन जो है वो गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप से अवशोषित कर सकते हैं, यानी पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये जो है लेग्यूम यानी चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा बदले में उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते रहते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि स्वपोषी, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध, कवक। मैंने आप सभी को ये पढ़ा दी है, तो आप सभी इनके जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि खाद्य में जो है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो कि हमारे शरीर की अलग अलग प्रकार से हेल्प करते हैं। हमारे शरीर के बिल्डअप में, हमारे शरीर के जो ऊतक हैं उनके डैमेज ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत में तथा क्षतिग्रस्त भागों की रखरखाव में ऊर्जा प्रदान करते हैं। अला इसलिए ये आवश्यक होता है। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें तो परजीवी जो होते हैं वो किसी पादप के ऊपर जो है वो रहते हैं, उसको बिना मारे अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी जो होते हैं वो एक प्रकार से जो है मृत जीवों से या विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण स्टार्च यानी मंड के रूप में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं या ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का या परपोषी का। तो अमरवेल क्या है? ये आपका परजीवी का उदाहरण है, क्योंकि ये अन्य जीव पर रहती है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी या पिचर पादप। पिचर प्लांट इसको बोलते हैं। देखिए कॉलम मैच करनी है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। क्लोरोफिल एक प्रकार का क्या है? पिगमेंट है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन। का चौथा वाला हो जाएगा। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो जीवाणुओं द्वारा, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उसको उपयोगी बनाया जाता है। कीटभक्षी जो है आपका वो घटपर्णी पादप। अमरवेल परपोषित, अमरवेल यानी परजीवी है, और जंतु जो हैं वो परपोषी हैं। तो इस प्रकार से आपके कॉलम मैच हो जाएंगे। अब देखिए सत्य एवं असत्य कथन का चयन करना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, गलत कथन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जो है कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, गलत। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, यानी स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये कथन आपका सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनता है और प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनी पदार्थों से बनता है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, ये आपका सही आंसर है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो ये इसका पर्णशिरा इसका सही आंसर होगा।
वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो है आपका पत्तियाँ। पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ली जाती है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा।